एक इंसान और जिन्न का ऐसा प्रेम जहां साथ होना जरूरी नहीं पर महसूस होना अमर है। क्या आप भी उस मोरपंख की सरसराहट सुन सकते हैं? बहुत समय पहले की बात है जब धरती पर बिजली नहीं थी और रातें सचमुच अंधेरी हुआ करती थी। एक घना जंगल था जिसे लोग कालवन कहते थे। अंधेरा इतना कि दोपहर में भी हाथ को हाथ न सूझे। उस जंगल के छोर पर एक छोटा सा गांव बसा था, बनखेड़ी। बनखेड़ी में चंपा नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र कोई 23 की रही होगी, लेकिन उसकी आंखें वैसी नहीं थीं जैसी गांव की दूसरी लड़कियों की होती थी। उनमें किसी दूर की दुनिया का सपना पलता था। वो हर रोज जंगल की सीमा पर बैठकर नदी को देखा करती, पेड़ों से बातें करती और अकेली ही फूल चुनकर घर लाया करती थी। उसकी माँ कहती, चंपा ज्यादा दूर मत जाना, कालवन के भीतर मत जाना। लेकिन चंपा की जिज्ञासा हर दिन उसे थोड़ी और गहराई में ले जाती। एक दिन चंपा जंगल के भीतर एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां हवा भी सांस रोके खड़ी थी। वहां एक पुराना पत्थरों से बना कुआं था, सूखा हुआ, टूटा फूटा, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। लेकिन चंपा को वहां एक धीमी सी आहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कुएं से हल्की नीली धुआं सी रोशनी उठने लगी। चंपा डर कर पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। और तभी उस धुएं से एक आकृति बनती गई। ऊंचा कद, गहरी आंखें, लंबे बाल और एक दुखी मुस्कान। तुम कौन हो? चंपा ने पूछा। उसने कहा, मैं एक जिन्न हूँ, नाम है जाहिर, और मैं हजारों साल से इस कुएं में बंद हूँ। तुम्हारी आवाज से मैं जागा। चंपा को डर नहीं लगा, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई खोई हुई चीज उसे वापस मिल गई हो। चंपा ने धीरे धीरे उस अजनबी आकृति को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और अकेलापन था, जैसे उसने सदियों से कोई साथी नहीं पाया हो। लेकिन चंपा के भीतर एक अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी। उसे वो जिन्न डरावना नहीं, बल्कि किसी खोई हुई हकीकत जैसा लग रहा था। तुम यहाँ इतने सालों से बंद क्यों हो? चंपा ने बिना डर के पूछा। जाहिर के चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आई, लेकिन वो गहरी थी, जैसे उसके अंदर कोई अंधेरे राज हो। उसने कहा, मेरे पास एक गलत फैसले की सजा है। एक बहुत पुरानी कहानी है मेरी, और ये कुआं मेरा बंदी गृह बन गया। तुमने मुझे आवाज दी और मैं अब इस बंदी गृह से बाहर हूँ, पर याद रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय उस दर्द के जो मेरे साथ रहता है। चंपा ने उसकी बातों को पूरी तरह समझा नहीं, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि जाहिर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी मानव के पास नहीं हो सकता। चंपा के दिल में एक सवाल उठा, अगर तुम दर्द में हो तो क्या तुम चाहोगे कि कोई तुम्हारी मदद करे? जाहिर ने कुछ समय चुप रहते हुए कहा, मदद? मैं तो भूल चुका हूँ क्या होता है मदद। लेकिन तुम जैसी कोई न कभी देखी न कभी सुनी। चंपा का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं किया। वो जानती थी कि जो कुछ भी था वो उस जिन्न से कुछ अलग था। वो कुछ न कुछ करने का सोच रही थी। तभी जाहिर की आवाज फिर से गूंजी, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ चंपा। मेरी मदद की कोई भी राह नहीं बची। लेकिन तुम मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताने का मौका दे सकती हो। शायद मैं तुम्हें वो कुछ दे सकूं जो तुम नहीं जानती। चंपा का मन उलझन में था। वो जानती थी कि उसने जो कदम उठाया था वो आसान नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक अनकही शक्ति भी महसूस हो रही थी। वो शक्ति जो उसे अब तक नहीं मिली थी, और कुछ समय के लिए वो उस रहस्य को जानने के लिए तैयार थी। वो धीरे धीरे जाहिर के पास बैठी। दोनों के बीच एक चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी एक अजीब तरह की समझदारी में बदल गई थी। चंपा ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि इस जंगल में, इस अदृश्य धुएं में उसके पास एक अनोखा साथी था। एक जिन्न जो अपने दर्द को भुला चुका था, लेकिन वो उसकी मदद करने का इंतजार कर रहा था। मौन समझदारी और उम्मीद की किरण। चंपा और जाहिर के बीच अब एक चुप्पी सी समझ बन गई थी। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, लेकिन जंगल की ठंडी हवा और पास में बहती नदी के पानी की आवाज में कुछ ऐसा था जो दोनों को एक साथ जोड़ रहा था। चंपा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जाहिर उसे समझ रहा हो, और शायद वो भी किसी तरह से उसे समझ पा रहा हो। कुछ दिन ऐसे ही बीते। चंपा रोज जंगल में जाहिर से मिलने आती और वो दोनों चुपचाप घंटों साथ बैठते। चंपा के मन में कई सवाल थे। क्यों वो जिन्न इस दुनिया से दूर था? उसके साथ ही क्यों था? और क्या कोई उम्मीद थी कि वो कभी इस घेराबंदी से बाहर निकलेगा? लेकिन चंपा ने कभी भी इन सवालों को जाहिर से पूछा नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो जाहिर को और भी गहरे दुख में न धकेल दे। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और आकाश लाल रंग में रंगा था, चंपा ने जाहिर से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी सजा खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? जाहिर का चेहरा कुछ बदल गया। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई, लेकिन फिर वो कुछ देर चुप रहा। उसके बाद उसने धीरे से कहा, मैंने अपनी सजा कबूल की थी,
अब ये सजा मेरी किस्मत बन चुकी है। लेकिन तुम्हारे सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या होगा अगर मैं आजाद हो जाऊं? क्या मैं खुद को भूल चुका हूं या फिर मैं किसी नए रास्ते पर चल सकता हूं? चंपा ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर कहा, तुमने जितना गहरे अंधेरे में खो दिया है उतनी ही उम्मीद भी तुम्हारे पास हो सकती है। लेकिन क्या तुम खुद को फिर से ढूंढने के लिए तैयार हो? जाहिर की आंखों में एक रहस्यमय सा जादू था, जैसे वो चंपा के शब्दों को महसूस कर रहा हो। वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, अगर तुम साथ हो तो शायद मैं कुछ बदल सकूं। चंपा ने धीरे से मुस्कुरा दिया। उसे समझ में आ गया था कि यह रिश्ता सिर्फ एक साधारण दोस्ती नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें अपनी परछाइयों से बाहर निकलने में मदद करती। वो जानती थी कि जाहिर के साथ हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा और इस यात्रा का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि यह सफर खुद के भीतर जाने का था। वे दोनों चुपचाप जंगल के बीचों बीच बैठकर सूरज को डूबते हुए देखते रहे, जैसे ये पूरी दुनिया बस उनके लिए रुक गई हो। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और चंपा को महसूस हुआ कि उनके बीच एक अदृश्य रिश्ता बन चुका था, जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। गांव की चिंता और बढ़ता दबाव। चंपा और जाहिर की मुलाकातें अब नियमित हो चुकी थीं। चंपा हर शाम जंगल के रास्ते से उस पुराने कुएं तक पहुंचती और जाहिर से मिलती। जाहिर भी धीरे धीरे पहले से अधिक सहज हो गया था, जैसे वो चंपा के आसपास रहने के विचार से अपने पुराने दुखों को कुछ हद तक भूल गया हो। लेकिन गांव में लोगों को ये सब देखा नहीं गया। चंपा की लापता होने की आदतें और फिर वापस आकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक गांव के बुजुर्गों और परिवार वालों को चिंतित करने लगी। वे जानते थे कि चंपा अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में कुछ और था, एक गहरी समझ और चुप्पी सी खुशी जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने ये सब देखा और चुपचाप बातें करना शुरू किया। गांव के मुखिया हरिराम बाबा ने एक दिन बैठक बुलाई। वो जानते थे कि कुछ तो है जो चंपा के साथ हो रहा है, लेकिन वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्या तुमने देखा है चंपा को? बाबा ने अपनी पुरानी आवाज में पूछा। वो हमेशा जंगल की ओर जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी परेशानी में है? गांव के लोग आपस में चुपचाप बातें करने लगे। कुछ कह रहे थे कि चंपा को नजर लग गई है, जबकि कुछ का कहना था कि वो किसी जादू या तंत्र मंत्र से प्रभावित हो गई है। वो अक्सर कहती है कि वो जंगल में शांतिपूर्वक बैठती है और पेड़ों से बातें करती है। क्या ये ठीक है? ब्रिजलाल, गांव के एक और बुजुर्ग ने पूछा। हम सब जानते हैं कि जंगल में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें चंपा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हरिराम बाबा ने दृढ़ स्वर में कहा। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और चंपा को लेकर चिंताएं बढ़ने लगीं। एक शाम जब चंपा फिर से जंगल जाने की तैयारी कर रही थी, उसकी माँ दुलारी ने उसे पुकारा। चंपा, कहाँ जा रही हो? दुलारी ने चिंतित स्वर में पूछा। माँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी, चंपा ने हल्के से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक छिपी हुई चमक थी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। गांव के लोग डर रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम कुछ अजीब कर रही हो, कि तुम तंत्र मंत्र में फंसी हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, दुलारी ने उसकी बातों को रोकते हुए कहा। चंपा ने अपनी माँ को देखा और फिर धीरे से कहा, माँ, वे सब गलत हैं। मैं ठीक हूँ और मैं किसी भी जादू से नहीं बंधी हूँ। मैं बस कुछ नया महसूस करती हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे समझ में आता है। लेकिन दुलारी चिंतित थी। वह जानती थी कि चंपा बदल चुकी थी, लेकिन ये बदलाव किस दिशा में जा रहा था ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने न चाहते हुए भी चंपा को रोक लिया और उसे समझाया, गांव वालों से निपटना इतना आसान नहीं है। वे तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। चंपा को महसूस हुआ कि अब उसकी और जाहिर की मुलाकातों पर भी असर पड़ने वाला था। वह जानती थी कि अगर गांव वाले उसे न समझें तो वो जाहिर के बारे में क्या कहेगी। क्या वो उनकी मदद ले सकते थे? अलगाव की आहट और नए साथी की उम्मीद। इसी बीच चंपा की मुलाकात एक और गांव वाले से हुई, सूरज, जो गांव के युवा लड़कों में से था। सूरज ने चंपा को देखा और उसकी आंखों में एक घबराहट महसूस की। चंपा, क्या तुम सच में ठीक हो? उसने पूछा। तुम अकेले जंगल में क्या करती हो? चंपा ने सूरज को झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने जाहिर का नाम नहीं लिया। मैं खुद को जानने के लिए जंगल जाती हूँ, उसने धीरे से कहा। सूरज ने चुपचाप उसकी बातों को सुना और फिर कहा, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ जरूर हो रहा है चंपा। अगर तुम सही हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। गांव वाले चंपा को लेकर अब और भी अधिक चिंतित हो रहे थे। उनके डर ने एक अजनबी दबाव बना लिया था, जो धीरे धीरे चंपा और जाहिर के रिश्ते पर भी असर डालने लगा। जाहिर, जो पहले कभी चंपा के पास आने में सहज था, अब थोड़ा और दूरी बना रहा था। वो जानता था कि चंपा के साथ उसका हर पल असमंजस और खतरे के बीच था। एक शाम जब चंपा नदी के किनारे बैठी थी, उसके दिल में एक भारीपन था। वो सोच रही थी कि क्या वो सही रास्ते पर जा रही है? क्या उसने किसी ऐसी शक्ति को पकड़ लिया है जो उसे खींचे ले जाएगी?
उसका मन जाहिर के बारे में गहरे सवालों से भरा हुआ था। तभी अंधेरे में से एक हल्की आहट सुनाई दी। चंपा ने मुड़कर देखा तो जाहिर वहां खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। तुमने मुझे बहुत दूर कर दिया है चंपा, जाहिर ने धीरे से कहा। तुम और मैं इस रास्ते पर एक साथ नहीं चल सकते। तुम्हारे गांव वाले वे हमें देखेंगे और ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। चंपा के दिल में एक गहरी चीर थी, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। वो जानती थी कि जाहिर सही कह रहा था, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था। तुम क्या कह रहे हो जाहिर? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम मुझे छोड़ने का सोच रहे हो? जाहिर की आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। मुझे छोड़ने का नहीं, तुम्हें खुद को बचाने का कहना है। तुम और मैं इस दुनिया में नहीं रह सकते। मुझे डर है कि अगर हम जुड़े रहेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। चंपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। उसकी आत्मा में एक भयंकर खलल था। क्या वो सच में जाहिर को खो देगी? क्या वो कभी भी अपना दर्द समझ पाएगी? इसी दौरान गांव के कुछ लोग चुपके से चंपा के रास्ते पर चलने लगे थे। वे उसे देख रहे थे, उसकी चालों में कुछ अजीब देख रहे थे और उसे धीरे धीरे घेर रहे थे। चंपा ने ये देखा और घबराकर जाहिर से कहा, वे आ रहे हैं, मुझे अब वापस जाना होगा। तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, चंपा जाहिर ने कहा, लेकिन ये तुम्हारा रास्ता है। अगर तुम चाहती हो कि हम फिर से मिलें तो ये वक्त नहीं है। चंपा की आंखों में आंसू थे और वो जल्दी से वहां से भागी। उसने देखा कि गांव के लोग अब उसके पास आ रहे थे और उनके चेहरों पर डर और शंका साफ दिखाई दे रही थी। क्या तुम जंगल में बुरी शक्तियों से मिल रही हो? एक महिला ने सवाल किया। क्या तुमने कोई तंत्र मंत्र किया है? एक और बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए पूछा। चंपा इन सवालों का सामना नहीं कर पा रही थी। उसके दिल में एक गहरी बेचैनी थी। क्या वो सच में जादूगरनी बन गई थी? क्या वो गांव के लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी? जब चंपा ने अपना सिर झुका लिया, तब सूरज ने आगे बढ़कर कहा, चंपा, ये सच नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, लेकिन हमें एक साथ सबको समझाना होगा। हमें डर से बाहर आकर इसे हल करना होगा। सूरज की बातों ने चंपा के दिल को थोड़ा राहत दी, लेकिन उसके भीतर एक अजनबी डर बना हुआ था। क्या वो सच में सबके सामने अपनी सफाई दे पाएगी? क्या गांव वाले उसे फिर से स्वीकार करेंगे? रात का अंधेरा अब पूरी तरह से बढ़ चुका था और चंपा के दिल में एक दर्द था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो जानती थी कि उसका ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इस सफर पर जाने का साहस जुटा रही थी। और तभी अचानक चंपा ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। उसके पास अब सूरज जैसे कुछ साथी थे और ये सब एक नए सफर की शुरुआत थी। जुदाई और मिलन की उम्मीद। उस रात चंपा बहुत देर तक नहीं सो पाई। जाहिर के शब्द, तुम और मैं इस दुनिया में नहीं रह सकते, उसकी आत्मा में गूंजते रहे। हर बार जब वो आंखें बंद करती, उसे जाहिर की आंखों का अंधेरा याद आता। वो अंधेरा जिसमें उम्रों की कैद थी, अनकही सजाएं थीं और एक ऐसा अकेलापन जिसे कोई इंसान नहीं समझ सकता। सुबह हुई तो गांव में अफवाहें और तेज हो गईं। उस लड़की ने अपने बापू के खेत सूखवा दिए हैं, उसके पीछे जिन है, गोधुली बेला में उसकी परछाई उल्टी दिखती है। गांव की औरतें जब कुएं पर पानी भरने जाती तो चुपचाप उसका नाम लेते हुए थूक देती। बच्चों को माएं चंपा के घर के पास जाने से मना करने लगी। एक दिन चंपा की सबसे छोटी बहन गुया रोते हुए घर लौटी। चंपा दीदी, सब लड़कियां कहती हैं कि तुम डरावनी हो, वे अब मेरे साथ नहीं खेलती। क्या तुम सच में बुरी हो गई हो? चंपा उस छोटी बच्ची को गले लगाकर चुप रह गई। आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो हंसी में छुपा गई। उस रात चंपा जाहिर से नहीं मिल सकी। जंगल जाने से पहले वो खेत के पास रुकी, जहां उसके पिता ने एक बार बोला था, चंपा, लड़की चाहे जैसी हो पर छाया सी होनी चाहिए, दिखे भी पर बोझ न बने। चंपा को याद था, अब वही पिता उससे आंखें नहीं मिलाते। वो चुपचाप कुएं की ओर बढ़ी, जहां कभी जाहिर इंतजार करता था, लेकिन आज वहां केवल सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज थी, पत्तों में हल्का कंपन और एक ठंडी हवा, मगर जाहिर नहीं था। एक सूखी शाख पर उसका काला रुमाल टंगा था, वही रुमाल जो चंपा ने उसे एक दिन दिया था। उसमें अब सिर्फ धूल और वीरानी थी। क्या वो गया? क्या वो मुझसे भी डरने लगा? क्या मेरा साथ उसके लिए भी एक बोझ बन गया? उसने वो रुमाल उठाया और सीने से लगा लिया। उसकी पलकों पर थमे आंसू अब रुक नहीं पाए। उस अंधेरे जंगल में एक कुमारी लड़की सिर्फ अपनी सिसकियों के साथ बैठी थी। उस सुनी रात के बाद चंपा की आंखें बहुत देर तक सो नहीं पाईं, पर उस दुख की गहराई में कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी जल रही थी, ठीक वैसे ही जैसे आंधी में बुझती दीपक की लौ। तीसरे दिन सुबह जब वो नदी किनारे घास तोड़ने गई, वहां एक जानी पहचानी खुशबू बहती आई। कसकर गीली मिट्टी, गुलाब की पंखुड़ियां और कुछ ऐसा जो सिर्फ जाहिर के पास से आता था। उसने धीरे से सिर घुमाया। दूर एक सूखे पीपल के नीचे वो खड़ा था। हवा थम गई। जाहिर वहीं था, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। वहां एक धीमी सी मुस्कान थी। तुम आई?
उसने पूछा। चंपा कुछ बोल नहीं पाई, बस पास आई और एक पल को चुपचाप खड़ी रही। मैं डर गया था। जाहिर ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आवाज, ये सब अब मेरा हिस्सा बन गए हैं। चंपा की आंखें भीग गईं, पर इस बार आंसू दुख के नहीं थे। मैं रोज आई थी, तुम नहीं थे। मैं था, जाहिर ने कहा, लेकिन दूर से देख रहा था, तुम्हें दुखी नहीं देख पाया। उस दिन दोनों बहुत देर तक नदी के किनारे बैठे। चंपा ने मुस्कुराकर जाहिर की तरफ देखा। मुझे डर नहीं लगता जब तुम पास होते हो। तुम्हारे कारण मुझे भी अब जीने जैसा लगता है, जाहिर बोला। तभी पास के जंगल से मोर की आवाज आई। चंपा ने देखा एक हरा नीला पंख जमीन पर गिरा था। वो उठाकर जाहिर को थमा दिया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। पर ये तो सुंदर चीज है, जाहिर ने कहा। तभी तो तुम्हारे लिए है, चंपा ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। उस दिन पहली बार जाहिर ने भी हंसी में सांस ली, एक ऐसी हंसी जिसमें सदियों का अकेलापन पिघल गया। एक नया अध्याय और शाश्वत प्रेम। उसी शाम जब चंपा घर लौटी तो उसकी माँ ने देखा उसकी चाल में अब बोझ नहीं, मिठास थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, विश्वास था। और पहली बार महीनों बाद चंपा ने अपनी छोटी बहन गुया के बालों में फूल सजाए और कहा, कल चलें जंगल में मोर देखेंगे। गुया हंस पड़ी। गांव में हवा बदल चुकी थी। लोगों की निगाहें अब भी चंपा पर ठहरती थी, पर अब उनमें न उतना डर था न गुस्सा, क्योंकि चंपा अब बोलने लगी थी, धीरे धीरे, मुस्कुराकर और बिना छुपे। सूरज जो बचपन से उसका साथी रहा था, सब कुछ जान गया था। वो समझ चुका था कि चंपा की दुनिया अब उसकी समझ से परे है। एक दिन उसने खुद ही कहा, जिसे तुम देखती हो वो हमारी आंखों से नहीं दिखता चंपा, मगर अगर तुम्हारा मन उसमें सच्चा है तो वो सच है। चंपा ने सूरज की ओर देखा, जैसे कोई अपना बचपन विदा कर रहा हो। उस रात चंपा आखिरी बार उस पीपल के नीचे पहुंची। जाहिर वहां खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई भी थी और शांति भी। चंपा, उसने धीमे से कहा, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ, मेरा समय यहाँ पूरा हो गया है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे वो मिला जो मेरी सजा में नहीं था, मुक्ति। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए वरदान बन गया। चंपा की आंखें भर आईं। तो क्या अब तुम चले जाओगे? जाहिर ने सिर झुकाया। हाँ, पर तुम्हारे भीतर एक जगह हमेशा मेरी रहेगी। मैं धुएं की तरह लौट जाऊंगा, पर जब भी तुम नदी किनारे आकर अपनी आंखें बंद करोगी, मैं वहीं रहूंगा। चंपा ने अपने बालों से मोर पंख निकाला और जाहिर को दिया। मेरे पास जो सुंदर था वो मैंने तुम्हें दिया। अब तुम जाओ, पर मुझे कभी मत भूलना। जाहिर ने मोर पंख लिया। उसकी आंखें नम थीं। मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं अब तुम्हारा हिस्सा हूँ। जैसे ही चंपा ने पलकें बंद की, एक नरम हवा चली। जब आंखें खोली तो जाहिर जा चुका था। सिर्फ उस पीपल की शाख पर मोर पंख झूल रहा था। चंपा मुस्कुराई और आंसू बहाए एक साथ। बरसों बाद जब गांव के लोग चंपा को एक बूढ़ी औरत के रूप में नदी किनारे अकेले बैठा देखते, तो वे कहते, वो किसी जमाने में जिन्न से प्रेम करती थी। पर उस प्रेम में न डर था न अभिमान, बस शांति थी। चंपा आज भी उसी नदी के किनारे बैठती है, और जब हवा चलती है तो मोर पंख की हल्की सी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य आत्मा अब भी उसके पास है।